जैसे अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड है। अमेरिका में कानूनों का मकड़जाल नहीं है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में करीब 50 कानून चल रहे हैं। अमेरिका में एक सिंगल कानून है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। उन्होंने उसमें 150 चैप्टर बना रखे हैं। चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, चैप्टर 4 ये, चैप्टर 5 ये, चैप्टर 6 ये। मतलब बैंकिंग फ्रॉड से लेके, साइबर फ्रॉड से लेके, उसमें रेलवे एक्सीडेंट से लेके और एयरपोर्ट, जो भी अपराध हैं उन्होंने सिंगल किताब रखी है। उस किताब को दे दिया, थाने पे रख दिया है। वो उनका हवलदार भी उसी को दिन में 4 बार खोल रहा है, थानेदार भी दिन में 4 बार खोल रहा है, और वकील भी दिन में उसको 4 बार खोल रहा है। तो सबको उस किताब के चैप्टर याद हो गए। यहाँ तो क्या हो रहा है कि अलग अलग किताब खोलनी पड़ेगी, फिर अलग अलग धारा ढूंढनी पड़ेगी। तो वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जज भी कंफ्यूज होता है, धारा इधर की होनी चाहिए, लगा देते हैं उधर की। ये हमारे यहाँ जब तक एक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं होगा, ठीक है, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। दूसरा, एक देश में वन नेशन वन पुलिस कोड की जरूरत है। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, न कि सत्ता की गुलामी करना। लेकिन चूंकि हमारे देश में 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। तो 2017 के पहले यूपी में जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, योगी जी के आने के बाद वही पुलिस अब ठोक रही है, आए दिन इनकाउंटर कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है। क्यों? क्योंकि शासक बदल गया। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए शासक कोई आए, अमेरिका में ट्रंप आए या ना आए, पुलिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, पुलिस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन में वो जिनपिंग आए या कोई XYZ कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में पुलिस सत्ता के हिसाब से चलती है। क्यों? क्योंकि वो कानून अंग्रेजों का ऐसा था जो सत्ता के गुलाम बना के रखा हुआ है। इसलिए अगर देश को ठीक करना है तो वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए। ये चाहे तहसीलदार हो, चाहे SDM, कलेक्टर, कप्तान, इनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, सत्ता के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। सही बात। और ऐसे वन नेशन वन जुडिशियल कोड होना चाहिए। करेक्ट। जजों की समझदारी एक जैसी होनी चाहिए। दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं और झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उनके लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ऑल इंडिया लेवल पे जजों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया, जैसे IAS का एग्जाम होता है, उस पैटर्न में कुछ किया जाए। ठीक है सर। अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग हैं, इतने लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है। बाकी देशों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। बाकी कैसा है? अमेरिका में कैसा है? चाइना में कैसा है? इसका कोई आइडिया? देखिए, बाकी देशों में इतना केस इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी देशों में फर्जी शिकायत करना बहुत सीरियस क्राइम है। अच्छा, इसमें आप फर्जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे? हाँ, ये जो केसेस हैं इसमें फर्जी बहुत केसेस हैं। बाकी जगह केस क्यों नहीं होते आप उसको समझिए, और भारत में इतने केस क्यों होते हैं? भारत में फर्जी SC/ST केस होते हैं, फर्जी दहेज के केस होते हैं, फर्जी छेड़छाड़ के केस होते हैं। बाहर क्या है, फर्जी, जैसे आप थाने पे जाओगे ना शिकायत करने, तो आप शिकायत लिखोगे, सेवा में श्री शिशु मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। नीचे आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ऊपर जितनी बात कही है मैंने सब सही है, और मुझे पता है कि झूठ ही शिकायत करने पे 10 से 20 साल सजा होती है। जैसे वो अंडरटेकिंग आदमी देने चलता है ना, तो अगर झूठी शिकायत कर रहा होता तो पन्ना लेके भाग जाता है थाने से, शिकायत करता ही नहीं। यहाँ फर्जी गवाही होती है। भारत में फर्जी गवाही जब बहुत सीरियस क्राइम है। आपको याद है डेविड कोलमैन हेडली? करेक्ट। जो रेकी किया, हाँ, जैसे वो रेकी किया, वो उसने बोला हाँ भाई तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 से 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो अगर वो कह देता रेकी नहीं किया और उसका नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट कर लेते और टेस्ट में कंफर्म हो जाता उसने झूठ बोल रहा है, तो 5 से 10 साल रेकी करने वाली सजा और 10 से 20 साल झूठ बोलने वाली सजा, उसको 30 साल सजा हो जाती। ये अमेरिका में? ये अमेरिका में। इंडिया में क्या है? इंडिया में यहाँ झूठ बोलना फंडामेंटल राइट है। झूठ बोलना जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे नेता सुबह से लेकर शाम तक झूठी बातें करते रहते हैं, झूठे नारे, झूठे वादे और झूठे भाषण सब कुछ करते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। कहाँ कुछ होता? कुछ नहीं होता। और अगर एक नॉर्मल आदमी जाके कंप्लेंट कर रहा है, मुझे आपके खिलाफ शिकायत करनी है, और मैंने झूठी शिकायत कर दी कि भाई आपने ऐसा सब बोला या मेरे पैसे लिए या मुझे मारने की कोशिश की, और वो झूठा है, तो उस पर मुझे क्या सजा हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। आज तक कहाँ हुआ भाई? विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहे, और इलाहाबाद में, प्रयाग में, और उनके खिलाफ झूठा SC/ST का केस था और झूठा बलात्कार का केस था। 20 साल के बाद बेचारा वो बरी हो गया। अब 20 न उसकी शादी हुई, न विवाह हुआ। 20 साल में 18 साल की उम्र में पकड़ा गया था और बाद में 38 साल में बाहर आया। तब तक सब कुछ वो, अब आज को ऐसे घूम रहा है वो, न उससे शादी करने के लिए कोई तैयार है। माँ बाप खत्म हो गए थे। कॉम्पेंसेशन का कोई प्रोविजन? कोई प्रोविजन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कितने ऐसे केसेस फर्जी के हो रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस के कारण। दुनिया में इतने कहीं नहीं। बेंगलोर वाली घटना आई थी, आपने सुना होगा जो, हाँ। तो ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं, झूठी जांच करना। जांच कौन करता है? पुलिस।
अब उसको जिधर से पैसा मिल गया उधर से जांच कर दिया उसके हिसाब से। तो झूठी जांच करना कोई आज तक किसी दरोगा को आप बताओ इसने झूठी जांच किया उसको 10-20 साल सजा हुई हो। झूठी गवाही देना कोई सीरियस क्राइम नहीं, झूठा फैसला देना भी कोई क्राइम नहीं है। नतीजा ये हो गया, चूंकि जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके खिलाफ अगर गलत फैसला आ गया तो हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट को दिख भी जाए कि हाँ जज ने कुछ गड़बड़ किया है, माल पानी लेके गलत फैसला दिया, तो भी कुछ नहीं करते हाई कोर्ट। तो नतीजा क्या हुआ कि जितना भ्रष्टाचार पहले तहसीलदार के यहाँ था, जितना भ्रष्टाचार पहले कलेक्टर के यहाँ था, उतने भ्रष्टाचार कचहरी में हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चुका है। न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए बस।